हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ जो है जैसे कि टेस्ट ले रहे थे, सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसमें से जो सॉल्यूशन बच रहा था, है ना, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, तो दोनों का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर आप इस टेस्ट को या प्रैक्टिस को छोड़ते हैं तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, ठीक ना। एक बार मौका हाथ में मिलता है, वो मौका को आपको अपनाना है कि छोड़ना है, ये आपको तय करना है। कोई बच्चे नहीं कि हम आपको समझाइए या शेर शायरिया करके आपको बार बार मोटिवेट करें, ठीक ना। मोटिवेशन उसे दिया जाता है जिन्हें छत तक पहुंचना होता है। कहते हैं ना, हम कहावत है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक पहुंचना है, हमें तो आसमान तक पहुंचना है, ठीक ना। तो ये आप डिसाइड करना है कि आपको कि छत तक पहुंचना है 300 नंबर पर या फिर 400 से प्लस जाना है, ठीक ना। तो हर बार ये मोटिवेशन देने का ज़रूरत नहीं। अब हम लोग का 2 महीना सेट प्रैक्टिस होगा, तो उसमें लगातार आप लोग को मेहनत करना है। आप लोग देखते होंगे कि 1 घंटा का टाइम होता है, तो 1 घंटा में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि उसका डाउट क्लियर करेंगे या फिर बात कर पाएंगे, है ना, कि कैसे आपको पढ़ना नहीं पढ़ना, है ना। बार बार स्ट्रेटजी का ही तो फॉर्मूला नहीं ना बताते रहेंगे, तो इसलिए आपको समझ जाना। एक बार में जब बोल दिया गया, पहले से भी बताया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग अब तैयार हो जाइए। अब सिर्फ लड़ने के लिए, युद्ध के लिए तैयार होइए, ठीक ना। अब मोटिवेशन का ज़रूरत है आप लोग को, मेरे ख्याल से नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए आज इतना बोल दें, इसलिए हम आज मोटिवेशन भी कोई नहीं दे रहे, ठीक ना। डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। तो विलियन सॉल्यूशन है सॉल्यूशन, और सीटी का मतलब है केमिस्ट्री टेस्ट, 0-1 का मतलब पहला टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव का सारा सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक ना, और जो है सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। बाकी उसका जो है आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा सॉल्यूशन, ठीक ना। उसको आप लोग को क्या है, सॉल्यूशन जो है सब्जेक्टिव का वो कॉपी में नोट डाउन कर लेना, है ना। अगर आप करते हैं तो बेहतर है, नहीं करिएगा तो आप पछताइएगा, ठीक ना। तो जो भी सॉल्यूशन मिलता है सब्जेक्टिव का वो कॉपी में नोट डाउन, या फिर जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो तो आपका नोट से ही आता है, तो नोट से भी आप याद कीजिए, उससे खुद लिखने का कोशिश कीजिए, वो भी ज़्यादा बेहतर है। तो जितना जो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा खुद से करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक ना। बाकी हम सॉल्यूशन भेज देंगे ग्रुप में, तो उससे आप नोट डाउन करिएगा तो बेहतर ही रहेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव का बता रहे हैं, सब्जेक्टिव का भी डिस्कशन यहाँ पर सिर्फ बताएंगे, बाकी सॉल्यूशन जो भेजा जाएगा आपको वहीं पर भेजा जाएगा सब्जेक्टिव के लिए ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कांसा किसका मिश्र धातु होता है। कांसा जो है किसका मिश्र धातु होता है, ये CT01 का डिस्कशन कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है CT01 सॉल्यूशन, चैप्टर है केमिस्ट्री का, है ना। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है कि कांसा किसका मिश्र धातु होता है, तो इसका आंसर सी था, है ना। इसका आंसर सी था। सी में है तांबा, तांबा मतलब कॉपर और टीन, मतलब कांसा जो है वो क्या है, कांसा जो है पहला का जो है वो सी है। क्यों, क्योंकि ये जो है कांसा जो है ब्रॉन्ज वो होता है तांबा मतलब कॉपर एंड टीन का मिश्रण, ठीक ना। ये समझ गए। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि घुल। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि घुल, ये दूसरा क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन का डिस्कशन में कहता है कि घुल। तो घुल एक वर्ड आता है, घुल का ही मतलब होता है, घुल का ही मतलब होता है विले। घुले का ही मतलब क्या होता है, विले। और एक वर्ड और आया है इसमें, घुले है, घुले ही लिखा हुआ, हाँ एक घोलक है, घोलक। घोलक का मतलब होता है विलायक, घोलक का मतलब होता है विलायक। और एक नहीं लिखा हुआ है फिर भी उसका मतलब बता देते हैं। अगर घोल लिखा हो तो घोल का मतलब होता है विलयन, ठीक ना। घोल का मतलब क्या होता है, विलयन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ घुल्ले और घोलक लिखा हुआ है। घुल्ले अगर हम विलय को हम मान लेते हैं 1 से सूचित करते हैं, घुल विलय को हम 1 लिखते हैं। मान लीजिए कि विलय को हम क्या लिखते हैं 1 और विलायक को 2। अगर आप इसको 2 लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 1 लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सूचित करने के लिए, जैसे होता है ना कि हम इसके मास को m2 लिखेंगे, मोल की संख्या को n2 लिखेंगे, है ना, वेट जो है वो लिखेंगे, W2 लिखेंगे, वो सूचित करने का बता रहे हैं ना, ये चीज़ें। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि विलय को कोई A और B से भी सूचित करते हैं, है ना। तो हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं, 1 से इसको और इसको 2 से। यानी कि अगर विलय का कोई चीज़ दर्शाना हो तो उसमें 1 लगा देंगे, N1 हो, M1 हो, W1 हो, है ना, उसको हम क्या लगा देंगे 1। और अगर 2 लगा दिए उसका मतलब क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहता क्या है कि घुल, N घुल पदार्थों की मोल की संख्या, N जो है यानी कि N1 जो है वो दिया हुआ है N वैल्यू, है ना। N जो है घुल
पदार्थों अगर लिख देते हैं, आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, चलिए यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ आ जाते हैं। कह रहा है कि n जो है क्या, घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या, यानी घुल्य मतलब विलेय, घुल्य मतलब विलेय, और विलेय के जो है वो मोल की संख्या जो है, विलेय के मोल की संख्या जो है, अब तो नहीं दिक्कत हो रहा होगा, आप लिख के बना रहे हैं तो इसका दिया हुआ है n वैल्यू, इसका दिया है n वैल्यू। आगे अगर बढ़े तो घोलक बोला है, घोलक, घोलक का मतलब है विलायक, और विलायक के मोल की संख्या जो है वो कितना है, तो इसका जो है वो कैपिटल N दे दिया, इसकी मर्जी है, एक को कैपिटल N दे दिया, एक को स्मॉल n। आगे बोला है कि ये घुल्य के, घुल्य के मतलब कि विलेय के मोल प्रभाज निकाले, मोल प्रभाज या मोल अंश या इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन, है ना। तो मोल प्रभाज, अब मोल प्रभाज निकालने का जो तरीका होता है ना बाबू, वो क्या होता है, वो तरीका होता है, देखिएगा, मोल प्रभाज जो निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, विलयन में मौजूद या तो विलेय हो या विलायक हो, तो जिस संगठक का बात करेंगे, अगर यहाँ पर विलेय का बात करें तो विलेय वाला ऊपर लिखा आएगा, अगर विलायक का बात होता तो विलायक ऊपर। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे इसको चाय1 या फिर x1 बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन x1 बोल देते हैं, अगर x1 का निकाल रहे हैं मतलब 1 किसको दर्शाता है, विलेय को दर्शाता है, तो विलेय को दर्शा रहा है तो यहाँ विलेय के मोल की संख्या को n1 लिख देंगे, और नीचे जो है विलयन के मोल की संख्या n1 और n2, यही ना करते थे, n1 और n2, n मतलब विलेय की मोल की संख्या, n2 मतलब विलायक के मोल की संख्या, दोनों को ऐड करके नीचे विलयन हो बन गया और ऊपर विलेय। अगर x2 लिखते हैं तो x2 का मतलब है क्या कि x2 मतलब विलायक का बात करें तो विलायक वाला ऊपर लिखेंगे और n1 प्लस n2 नीचे लिखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े तो यहाँ पर क्या कह रहा है, घुल्य मोल प्रभाज की, घुल्य मोल प्रभाज, घुल्य मोल प्रभाज का मतलब कि यहाँ बात कर रहा है कि विलेय की मोल की संख्या लिखिए, विलेय की मोल की संख्या, विलेय की मोल की संख्या, और बटा में विलयन, बटा में विलयन की मोल की संख्या, विलयन की मोल की संख्या, तो क्या हो जाएगा, विलेय कितना है, विलेय n दिया है, और विलयन के मोल की संख्या क्या हो जाएगा, n और प्लस n दोनों जुटेगा ना, विलयन में विलेय भी होता है और विलायक भी होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा का वो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सही है, n/n + n, बी, दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक ना, दूसरा का आंसर बी। तीसरा में चलते हैं, तो तीसरा का आंसर जो है वो शुद्ध जल का मोलरता क्या होता है, तो शुद्ध जल का जो मोलरता होता है वो क्या होता है, 55.5 होता है, ए 3 का ए हो जाएगा 55.5, मोलरता जो होता है 55.5, ये तो दूसरा समझ में आया होगा ना, पूरा लैंग्वेज में लिख के समझाए हैं, विलेय के मोल की संख्या और विलयन की मोल की संख्या बटा n + n + n, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, 4th नंबर देखिएगा, तो 4th नंबर कहता है कि किसका हिमांक अवनमन। देखिए अनुसंख्य गुणधर्म हम बोल चुके हैं कि पहले ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें 4 होता है अनुसंख्य गुणधर्म का, है ना, 4 प्रकार के होते हैं, और वाष्पन दाब में क्या, वाष्प में अवनमन, और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब, चारों को याद करना था, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आना तय है, ऑब्जेक्टिव में अगर नहीं आया तो सब्जेक्टिव में आ जाएगा, लेकिन आना तय है, ठीक है ना। तो ये आप पर जिम्मेवारी है कि याद करते हैं या नहीं करते हैं। तो बोला है 4th का, जैसे इसको तोड़ने के लिए बोले थे कि अगर इसमें से अनुसंख्य गुणधर्म में से चारों में से कोई पूछ ले, हिमांक अवनमन पूछ ले, प्रासरण दाब पूछ ले, क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन पूछ ले, तो सिंपल सा इसको तोड़िए। अगर तोड़ेंगे तो पोटेशियम में टूटेगा और सल्फेट में टूटेगा। सल्फेट ये अकेला है और ये बता रहा है क्या, मोल की संख्या को बताता है। यहाँ पर ये 1 जो लिखा है वो मोल की संख्या, पोटेशियम इधर 2 है तो इधर भी 2 आएगा, है ना। तो अगर बात करें आई जो होता है ना, ये वैन ऑफ फैक्टर होता है, ये आई जो होता है वैन ऑफ फैक्टर होता है, ठीक ना। आज सुबह ही हम लोग इसको डिस्कशन कर रहे थे, वैन ऑफ फैक्टर होता है आई, ठीक ना।
और अगर इसको I का फॉर्मूला जान ले एक बार, तो जान लेते हैं कि वियोजन के बाद मोल की संख्या, वियोजन के बाद मोल की संख्या बटा वियोजन के पूर्व मोल की संख्या, वियोजन के पूर्व मोल की संख्या, वियोजन के पूर्व मोल की संख्या। तो इसमें अगर देखिएगा तो आपके पास क्या है, वियोजन, जैसे वियोजन से बाद तो कितना है 2 1 3 है मोल की संख्या। वियोजन के बाद, जैसे वियोजन के पहले कितना, ये अकेला ही है ना, वियोजन के पहले जो है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एक अकेला यौगिक है तो एक है, और वियोजन के बाद 2 1 3 हो गया तो 3 लिखें, और वियोजन के पहले कितना है 1, यानी 3/1 क्या हो गया 3, यानी कि हमारे पोटेशियम सल्फेट में जो है वो वैन ऑफ फैक्टर 3 है। इट मीन्स आगे बढ़ते हैं, चारों ऑप्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट है ये तो ए ऑप्शन दिया हुआ है। बी ऑप्शन में जो है आपका वो NaCl है। NaCl अभी हम आंसर नहीं बताएं इसका, ये मत सोच लीजिएगा दोनों आंसर है क्या। NaCl ये एक टूटेगा, ये भी एक टूटेगा, क्योंकि Na इधर भी अकेला है, Cl अकेला है। अब ये भी अकेला है तो I जो होता है वो क्या होता है, वियोजन के बाद मोल की संख्या तो 2 और नीचे 1, कितना हो गया 2। सी ऑप्शन में चले तो सी ऑप्शन जो है यूरिया है। सी ऑप्शन क्या है, यूरिया है। तो सी ऑप्शन यूरिया में देखिएगा तो पता चलेगा आपको क्या कि यूरिया जो है आपका नहीं टूटता। हालांकि हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, तो NH2CO NH2 होता है। यूरिया का फॉर्मूला जो होता है NH2CO NH2 होता है, जो कि टूटेगा नहीं। ये सब आयनिक फॉर्म में होता है, मतलब आयन के फॉर्म में टूट जाता है। सोडियम क्लोराइड हो, पोटेशियम सल्फेट हो, यूरिया नहीं टूटेगा। डी का बात करें तो ग्लूकोज भी नहीं टूटेगा। तो ये सब तो अकेला रह जाएगा, ग्लूकोज टूटने वाला है नहीं। C6H12O6 ये सब टूटेगा नहीं तो अकेला रह जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आई अगर देखेंगे तो ए ऑप्शन का है, मतलब कि चारों में से प्रासरण दाब हो, हिमांक में अवनमन हो, क्वाथनांक में उन्नयन हो, या फिर वाष्प दाब में अवनमन हो, ये चारों में से कोई भी पूछ ले तो उसका आई देखिए। अगर आई जो जब क्या है ज़्यादा जिसका आएगा उसी का वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है चौथा का ए आंसर होगा, चौथा का ए आंसर। इस तरीके से ए रटने का कोशिश मत कीजिए, समझिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। फोर्थ का ए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक ना। बाकी हम तो रुकेंगे नहीं, वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग रुकेंगे नहीं, बढ़ते चले जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि इस वीडियो से कितना फ़ायदा या कितना लाभ उठा सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। बाकी मेरे तरफ से जितना कोशिश किया जा रहा है कर सकते हैं, कर रहे हैं। आगे कहता है वैसा घोल जो एक निश्चित तापमान पर, पांचवा क्वेश्चन का बात करें तो कहता है एक फिक्स टेम्परेचर, और क्या कहता है कि संगठन में बिना किसी परिवर्तन के, नो चेंज। और ये दो वर्ड अगर आ जाए ना कि फिक्स क्या है, फिक्स टेम्परेचर और नो चेंज, एक निश्चित तापमान पर और बिना किसी परिवर्तन के उबलता हो और उबालना है उसको, तो उसे एजियोट्रॉपिक मिश्रण मतलब स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो इसका जो है पांचवा का ए आंसर हो जाएगा, पांचवा का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, पांचवा का ए। छठा में आते हैं और छठा में देखते हैं। छठा का देखिएगा तो कहता है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, इतना चीनी है तो घोल की मोलल सांद्रता क्या होगा। ये मोलल जो है ना, एक होता है मोलरता, एक होता है मोललता, एक होता है मोलरता, एक होता है मोललता। तो यहाँ निकालने आपको जो बोला है ना बाबू, वो बोला है मोललता निकालने, मोललता, 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 मोललता बोला है। अब मोललता को हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल m से, तो स्मॉल m से सूचित करते हैं। इसमें क्या होता है, विलेय के मोल की संख्या। अभी हम बोले कि विलेय को 1 से दर्शाएंगे हम, आपकी मर्जी हो तो 2 से दर्शाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो विलेय के मोल की संख्या को 1 से दर्शाएंगे तो N1 हो जाएगा। तो विलेय की मोल की संख्या बटा जो है विलायक का द्रव्यमान, यानी विलायक के द्रव्यमान को हम क्या दर्शाते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं।
यहाँ लिख देते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या, ठीक है ना। इसी को हम लोग N1 लिख सकते हैं। आगे अगर बढ़े तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान मतलब कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, W2। अगर हम विलायक को हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि विलेय को हम 1 लिखना चाहते हैं और विलायक को 2 लिखना चाहते हैं, विलेय को 1 लिखना चाहते हैं और विलायक को क्या लिखना चाहते हैं, 2 लिखना चाहते हैं, तो उसका द्रव्यमान हम 2 से दर्शा रहे हैं क्योंकि ये विलायक का द्रव्यमान है, इसीलिए 2 लिखे हैं। और क्या चीज़ में है, तो केजी में है ये, ठीक ना। आगे अगर इसी फॉर्मूला को और तोड़ दे तो विलेय का जो मोल की संख्या है ना, तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो मोल की संख्या N1 जो है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान मतलब क्या चीज़, उसको लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान को W1 लिख देते हैं। विलेय का द्रव्यमान मतलब W1, क्योंकि ये मोल की संख्या को तोड़ रहे हैं। मोल की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। यानी विलेय का, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब M1 लिख देते हैं, ठीक ना। और क्या हो जाएगा, विलायक के द्रव्यमान को तो W2 लिख ही सकते हैं, और अगर इसको क्या है केजी में है तो 1000 से भागा देंगे, सॉरी, ठीक ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ग्राम हो, सॉरी ये अगर ग्राम में हो तो 1000 से भागा देंगे तो केजी में बदल जाएगा और यही 1000 क्या चला जाएगा ऊपर में। तो अगर इसको हम ग्राम में अगर ये वैल्यू हो तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला ना बन जाता है W1 M1। ये W1 और M1 क्या है, N1 का वैल्यू है, समझ रहे हैं कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ठीक ना। बार बार इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे फॉर्मूला को, तो समझ जाइए WN1 और M1, और ये नीचे क्या है W2 विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। अब तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। और सब यहाँ पर क्या है, ग्राम में ही है, सबको ग्राम में, इसको भी ग्राम में बदलने के लिए 1000 कर दिया, ये तो ग्राम में है ही है, ठीक ना। अब शायद आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब जो है मोलरता का ना फॉर्मूला हम डायरेक्टली हम लोग ये यूज कर देंगे, ठीक ना। अब तो समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं मोलारिटी का, मोलरता का। तो मोलरता का विलेय के मोल की संख्या मतलब कि N1, और इसका होता है विलयन का द्रव्यमान, सॉरी विलयन का आयतन। विलयन का आयतन मतलब क्या लिख देते हैं, इसको V लिख देते हैं, V मतलब लीटर में। तो विलेय के मोल की संख्या भी ना लिखें। N1 का वैल्यू क्या आता है, N1 का वैल्यू आता है कि दिया गया द्रव्यमान मतलब W1 और नीचे मोलर द्रव्यमान M1। तो ये N1 का वैल्यू लिख दिए, और V क्या रहेगा, V अगर ml में हो तो V अगर ये लीटर में तब तो ठीक है, अगर ml में हो तो 1000 से भागा देंगे, और 1000 से भागा देंगे मतलब 1000 यहाँ आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला आप लोग को याद कराते थे। हाँ, नोट्स में हम ये कराए होंगे कि इसको W2 लिख दिए होंगे और इसको W2, मतलब वहाँ ये हम बताना चाह रहे होंगे कि 2 हमारा जो दर्शाता है वो विलेय दर्शाता है और 1 दर्शाता है विलायक। तो ये हेर फेर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आगे बढ़ते हैं, अब बार बार इतना एक्सप्लेन फार्मूला को नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमें दिया गया क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि क्या है, 34.2 ग्राम चीनी है, मतलब कि जो विलेय का द्रव्यमान दिया है वो 34.2 ग्राम। ये जो है W1 का वैल्यू है, मतलब कि चीनी है, मतलब क्या, चीनी एक विलेय है, और चीनी एक विलेय है तो विलेय का द्रव्यमान दिया है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला में भी कोई जान नहीं है, ठीक ना, तो इतना कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। आगे अगर बात करें कि 234.2 चीनी के घोल में, हाँ 234.2 चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है, चीनी के घोल में 234.2 ग्राम। चीनी जो होता है ना, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड, ये तो पता है, ये पता है, और 234.2 यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं ना, 234.2 विलायक चीनी के घोल में। तो ये जो दिया हुआ है ना, अगर बात करें तो विलयन का द्रव्यमान दिया है, विलयन का द्रव्यमान दे दिया है, जो शुरू में दिया है ना 234.2 ग्राम दिया है। अगर बात करें तो ये विलयन का ही द्रव्यमान है ना। ये क्या दिया हुआ है, विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि कह रहा है कि चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है। चीनी के घोल में मतलब कि ये घोल है दिया हुआ, ठीक ना, घोल दिया हुआ, चीनी के घोल में मतलब इतना ये घोल दिया हुआ है, और इतना ये जो है
क्या दिया हुआ है, ये विलेय का द्रव्यमान था। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें ये चाहिए क्या, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान अगर चाहिए तो क्या करना होगा, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान होता है, विलेय का द्रव्यमान इक्वल टू विलयन का द्रव्यमान, यही ना फॉर्मूला होता है, विलयन का द्रव्यमान। मतलब कि विलायक और विलेय मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, विलयन। तो विलायक अगर देखेंगे तो विलायक तो हमें निकालना है, तो विलायक का द्रव्यमान हमें फाइंड करना है, विलायक का द्रव्यमान हमें फाइंड करना है। और हमें विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है और विलयन का द्रव्यमान, और ये विलेय को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में विलेय का द्रव्यमान। देखिए क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है लेकिन आप लोग को आसानी से टाइम लेकर समझा रहे, इसलिए टाइम लग रहा है, सब चीज़ों को लिख के बता रहे। ऐसे डायरेक्टली इस फॉर्मूला को पुट कीजिएगा ना तो कोई क्वेश्चन बड़ा है नहीं, ठीक ना, लेकिन लिख लिख के बता रहे तब टाइम लग रहा है। आप लोग को लग भी रहा होगा क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं है, इतना ये लैंग्वेज को लिख दिए तब बड़ा लग रहा होगा। ये मान लीजिए इतना लैंग्वेज लिखने का क्या ज़रूरत था, हम सब्जेक्टिव तो बनाने रहे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते। और ये क्या था, विलयन में आप लोग जानते हैं कि विलेय को घटाते हैं तो विलायक प्राप्त होता है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं था, हम डायरेक्टली घटा लेते, लेकिन इतना आपको लिख के बता रहे। 234.2 विलेय का कितना है, 34.2, इसको आप घटाइए, तो इसको घटाते हैं, देखिएगा 234.2 और 34.2, 2 में से 2 जाएगा 0, 0, 0, 2, यानी कि ये जो प्राप्त होगा ना वो होगा 200 ग्राम, 200 ग्राम प्राप्त हुआ, नहीं विलायक का द्रव्यमान आ चुका है। और हमें चाहिए क्या, एक चाहिए मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान हमें चाहिए ना, तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं, यहाँ से आइएगा कि मोलर द्रव्यमान के लिए चीनी का जो फॉर्मूला होता है, मोलर द्रव्यमान, ये M1 क्या है, मोलर द्रव्यमान मतलब चीनी का द्रव्यमान, चीनी का मोलर द्रव्यमान। तो चीनी का मोलर द्रव्यमान क्या आएगा, चीनी का मोलर द्रव्यमान, चीनी का मोलर द्रव्यमान मतलब M1, M1 का क्या आ जाएगा, सुनिएगा M1 क्या आएगा, तो चीनी का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यही ना फॉर्मूला होता है चीनी का, चीनी ग्लूकोज है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर आगे बढ़िएगा तो इसका अगर हम लोग मोलर द्रव्यमान निकाल लें तो कार्बन का 12 6 का ये कितना हो जाएगा, 1 × 12 और ये 16 × 6, तो देखिएगा तो 12 6 72, ये 12 और ये 6 6 36 और 6 और 3 9 है ना 96, तो 2 2 4 6 10, 1 हासिल और 9 1 10 और 10 7 18, 180। तो अगर इसको काट छाट अब करते हैं फॉर्मूला पर पुट करके तो W1 का वैल्यू कितना है, W1 34.2 और इंटू 1000, और M1 का वैल्यू कितना है, M1 का जो वैल्यू है 180 आया मोलर द्रव्यमान, W2 का 200 है ना। तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया और ये कट जाएगा 2 से 17 दूना 34, 2 एकम 2। आगे है जो आपका पॉइंट में आएगा, है ना, और पॉइंट में इसको हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 10, मतलब कि 100, नीचे ऊपर क्या हो गया, पॉइंट हटाएं तो 171 और नीचे 18 और ये क्या है 10, 180। तो इसको ऐसे कीजिए, 180 में से हमें 171 को क्या करना है, भाग करना है, तो 0.180 ज़्यादा हो जा रहा है तो पॉइंट करेंगे। अब देखिएगा कि कितना बार में हमें लगाने की ज़रूरत है, तो यहाँ से देखेंगे तो 180 710 है, तो मतलब 18 36, 18 दूना 36, 18 54, 18 72, 18 90, अगर 6 बार में लगाते हैं तो 0.6 या 0.5 इसका आंसर हो रहा होगा। छठा के कितना है आंसर, बी, यानी कि 6 बार में इसको लगाएंगे ना तो देखिएगा 0 का 0 आ जाएगा, 8 6 48, 48 के 8, 4 हासिल और 1 और 6 कितना होगा 4 10, 1 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 0 के 0 और 7 11, 11 में 60 जाएगा तो 3 और 6 630 कट रहा 6। देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हम लोग कर रहे थे
कि चीनी का जो फार्मूला हम लोग लिखे थे वो गलत लिख दिए थे, और कुछ नहीं है, चीनी का फार्मूला हम लोग गलत लिखे। C6H ये नहीं होता है। यहाँ से हम लोग आएंगे तो चीनी का पहले नंबर तो हम लोग मोलर द्रव्यमान गलत निकालें, बाकी सब सही है। हम यहाँ तक सही किए हैं कि विलयन का द्रव्यमान 234.2 है और विलेय का द्रव्यमान घटा दिए। यहाँ से आइएगा तो इसका फार्मूला होता है C12H22O11। थोड़ा सा मिस्टेक जस्ट हो गया, तो ये कार्बन, एक कार्बन का 12 ग्राम होता है, तो 12 कार्बन गुना कर देंगे और ये 22 गुना करना है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में 22 और 16 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल अगर इसको करते हैं तो 12 12 144 होता है और ये 22 हो जाएगा, और ये 16 और 11 जो होता है ना, 16 16 6 6 1 7 और ये 1 6 176 हो जाता है। तो 6 4 10 2 12, 1 हासिल, 7 और 4 13 और 13 कितना हो गया, 6 4 10 2 12, 1 हासिल और 7 और 2 9 9 4 13 1 14, 1 हासिल और 1 1 2 1 3, 242 ग्राम मोलर द्रव्यमान आया। अब देखिएगा क्या होगा कि जो है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान 234.2 सॉरी 34.2 पता है ना, 34.2। अगर 1000 ये लिखा है तो 1000 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम लोग, M1 मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान विलेय का कितना आया, 342 आया, यही गलती हो रहा था। नेक्स्ट क्या है, W2। W2 जो है मतलब कि विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कितना निकाले, विलायक का द्रव्यमान होना चाहिए, ये W2 कहाँ गया, विलायक का द्रव्यमान, मोललता निकालना है ना, हाँ, तो मोललता के लिए विलायक का द्रव्यमान चाहिए तो 200। अब 200 में ये जीरो कटा और ये निकालते हैं पॉइंट, यहाँ पॉइंट निकलेगा तो 1 10 और आ जाएगा, तो ये 10 से 10 कटा, 342 से 342 कटा, नीचे 1 और ये 2 मतलब 0.5। अब एग्जैक्ट मैच कर जा रहा है आपका आंसर। कौन सा था क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन का आपका बी मैच करता है। अब तो सही है, 6 का बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग मैच करते रहेगा, सॉल्यूशन को वीडियो रोक करके नोट। अब देखिए ये क्वेश्चन आप कहिएगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन बाबू बड़ा नहीं है, ये इतना फैलाया हुआ रायता जो है ना, आपको फॉर्मूला समझाने के लिए। एक बार फॉर्मूला समझ गए, अब इस तरीके के मोललता का क्वेश्चन या फिर मोलरता का क्वेश्चन, मोलरता या फिर मोललता का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला, मोलरता का फॉर्मूला बताएं, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे और लिखेंगे डायरेक्टली कि विलेय क्या है, विलायक का कितना द्रव्यमान है ना, डायरेक्टली। अभी ये सभी घटा उटा नहीं बताएंगे, ठीक ना, कि आपको इतना घटा के बता रहे हैं। आप सीधे समझिए कि विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनता है, तो विलयन में अगर विलेय को घटाएंगे तो विलायक प्राप्त होगा और विलायक को घटाएंगे तो विलेय प्राप्त होगा। इतना तो समझते हैं, और बाकी ये मोलर द्रव्यमान लिख के बताए हैं, ठीक ना, ये 1 2 भी समझ रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें एक एक चीज़ लिख के अगर बता रहे हैं तब बड़ा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं है, ठीक ना। आप साइड में तुरंत निकाल लेते इसका मोलर द्रव्यमान, डायरेक्ट फॉर्मूला पर पुट करते, विलेय विलायक निकाल लेते, खत्म कहानी। इसमें पूछ ही क्या रहा है, विलेय का द्रव्यमान और विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान इनटू 1000 कीजिए, 1 नंबर पा जाइए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा, हम मिटाते हैं। जो बच्चों को समझ में आ जाता है आज रख सकते हैं ना, तो वो अगर नोट नहीं भी करते तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है वो नोट करिए, अपना देखिए, अपने अनुसार कर लीजिए, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार। ये भी नहीं करना है कि नोट कर करके एकदम टाइम बर्बाद कर देना है, कॉपी सजा लेना है और लास्ट में कुछ पता ही नहीं हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए दिमाग में बैठाने का, है ना, नोट करते जाइएगा, तब ये सब नोट करने का, कॉपी सजाने का टाइम नहीं रहा है ना। 7 नंबर प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब के लिए समीकरण कौन सा प्राप्त होता है, तो ये सिंपल सा P से भी लिखते हैं प्रासरण दाब को, पाई से भी लिखते हैं। क्या होता है, CRT। C मतलब सांद्रता, R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और T जो टेम्परेचर होता है, तो CRT मतलब A आंसर हो जाएगा और 7वां का आपका A आंसर है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 8वां में बढ़ते हैं। 8वां आज ही सुबह भी डिस्कशन किए थे, फिर यहाँ भी बता देते हैं। देखिएगा 8वां कैसे 1 + 2 अल्फा था, 8वां का C, ठीक ना। तो 8वां का C है आंसर, पहले ही बता देते हैं। चलिए आगे अगर देखें तो Na2SO4, डायरेक्टली इसको तोड़िए, पहले तोड़ेंगे तो सोडियम 2, 2 सोडियम है, 2 सल्फेट SO4 मतलब 1 सल्फेट, ठीक है। I जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वियोजन, सॉरी ऐसे इसको नहीं करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा ना,
आई जो बता रहा है, एक तरीका ये है कि हम वियोजन के बाद और वियोजन के पहले देखते हैं। तो ये कितना है, एक वियोजन के पूर्व, वियोजन के पूर्व मोल की संख्या, वियोजन के पूर्व मोल की संख्या, ये क्या होगा बाबू, इधर एक, और अभी क्या है, वियोजन हुआ ही नहीं, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी क्रिया को, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। क्लियर। आगे अगर बढ़े तो वियोजन के बाद मोल की संख्या, वियोजन के बाद मोल की संख्या, तो वियोजन के बाद मोल की संख्या क्या हो जाएगा, ये तो एक रहेगा, और इधर अगर बात करें तो अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, क्योंकि ये कह रहा है कितना वियोजित हो जाता है बाबू, अल्फ़ा वियोजित हो जाता है, तो अल्फ़ा वियोजित हो जाता है, तो ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा। अब फर्क क्या है, तो यहाँ 1 लगाए तो यहाँ 1 लगा देंगे, 2 है तो 2 लगा देंगे। क्लियर। अब यहाँ भी अगर 2 लगाओगे और 1 लगाओगे, गुना कर देना, तो करो गुना, 0 का 0 ही आएगा, तो यहाँ कुछ फर्क पड़ता नहीं। यहाँ सिंपल सा क्या है कि अल्फ़ा अल्फ़ा लगा दो, क्योंकि अल्फ़ा ही वियोजित होता है। 2 यहाँ पर टूट रहा है तो 2 लगाएंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे। अब यहाँ 0 0 क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है, वियोजन से पहले का बात किया था, यहाँ तो कुछ वियोजित ही नहीं हुआ, प्रतिफल ही नहीं कुछ बना, और यहाँ वियोजन के बाद जो है 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा। अब यहाँ से अल्फ़ा घटा दोगे, क्योंकि अभी कारक जो होगा, अगर अभी क्रिया में है प्रतिफल जितना बनता है, अल्फ़ा बन रहा है, तो अभी कारक में से अल्फ़ा घट जाएगा, घटेगा ना। अब देखिएगा आई जो कहता है वियोजन के बाद मोल की संख्या, तो वियोजन के बाद क्या है, वियोजन के बाद यही ना बता रहा है, वियोजन के बाद 1 माइनस अल्फ़ा है, प्लस 2 अल्फ़ा है, और प्लस क्या है, अल्फ़ा है। वियोजन के पहले की बात करें तो 1 ही है, 1 है, 0 है और 0 है, यही है ना, वियोजन के बाद और वियोजन के पहले। तो इसको क्या कीजिएगा, ये तो कट जाएगा, और 1 प्लस 2 अल्फ़ा ऊपर प्राप्त हो रहा है और नीचे 1 प्राप्त हो रहा है, मतलब क्या 1 प्लस 2 अल्फ़ा। देख लीजिए इसका आंसर इस तरीके से सी है। ठीक है। अब नोमा पर चलते हैं, नोमा क्वेश्चन पर, इसको मिटाते हैं। नोमा क्वेश्चन, नोमा क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नोमा क्या कहता है। नोमा कहता है कि आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ क्वथनांक पूछ लिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वथनांक अगर पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको बताएंगे हम। सबका देखिएगा तो सांद्रता 0.001 है, 0.001 है, तो सांद्रता में तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है तो यहाँ NaCl को तोड़ने में। तो NaCl को तोड़ो तो सोडियम में टूटेगा और क्लोरीन में टूटेगा, मतलब ये एक में टूटेगा, ये भी एक में टूटेगा, मतलब क्या आई जो हो जाएगा वियोजन के बाद 2, और ये पहले क्या है, अकेला है, तो 2 एकम 2 मतलब 2। आप जो है ना, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस इस तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुंह से निकालने का डायरेक्टली कीजिए, ताकि क्या हो, टाइम बचेगा। जस्ट बी, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन को अगर देखिएगा, यूरिया टूटेगा नहीं, पहले ही बोल चुके हैं यूरिया नहीं टूटेगा। सी अगर बात करें तो MgCl2 है, MgCl2 को अगर क्या कीजिएगा, Mg और क्लोरीन 2Cl, ये अकेला, आई जो हो जाएगा 2 1 3, और ये पहले क्या है 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट है ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है टूटेगा नहीं, ग्लूकोज जो है नहीं टूटेगा, ग्लूकोज अगर नहीं टूटा तो सबसे ज़्यादा आई जो अगर देखेगा तो सी का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सी जो है आपका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, 10 मान चले, तो इसको मिटाते हैं अब। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है ना 10वां का, वो सी होगा, 7.4 होता है, 10वां का सी 7.4। आगे अगर चले तो कहता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। देखिए अपेक्षिक अवनमन, देखिए वाष्प दाब का मतलब क्या है, एक प्रेशर का बात कर रहा है, किस प्रेशर का बात कर रहा है, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, वाष्प दाब मतलब वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब। अगर बात करते हैं अपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब कमी हो गया। एक चीज़ गौर कीजिएगा कि रॉल्ट के नियम से कहते हैं पी टोटल जो होता है P1 प्लस P2, यानी विलेय का दाब और विलायक का दाब। P1 जो होता है P01 x1 होता है, अगर इसको बात करें तो P02 x2 होता है। क्लियर।
अगर क्या हो, अगर हमारा विलेय जो है विलेय को 1 से लिख रहे हैं और ये जो है एक अवाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ है, मतलब क्या है ये कोई वाष्प नहीं बना रहा है। जब कोई वाष्प ही ये नहीं बनाएगा तो दाब इसका होगा ही नहीं, क्योंकि वाष्प दाब उसे कहते हैं वाष्प जो दाब लगाता है। और जब ये विलेय 1 है जो दाब लगा ही वाष्प बन ही नहीं रहा, अवाष्पशील है, मतलब कोई वाष्प नहीं बनेगा, वाष्प नहीं बनेगा तो मतलब दाब भी नहीं लगेगा, मतलब कि इसका वैल्यू 0। तो P टोटल जो होगा ना बाबू वो P02 x2 के बराबर हो जाएगा। एक फार्मूला और जानते हैं कि x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाता है 1, x1 प्लस x2 बराबर 1 हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर देखें कि अगर x2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा तो 1 माइनस x1 आ जाएगा, 1 माइनस x1। तो यहाँ से P टोटल का बात करें तो P02 और x2 का वैल्यू देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा x1। तो यहाँ से देखिएगा P2 P02 और यहाँ से P02 x1, यहाँ से इसको ये साइड लाते हैं तो P02 x1 हो जाएगा और ये P02 माइनस PT। तो यहाँ P02 बता रहा है, पता है क्या, विलायक का द्रव्यमान जब विलायक शुद्धता था, विलायक मतलब कि विलेय और विलायक होता है ना, तो P02 क्या बता रहा है विलायक, ये 1 बता रहा है विलेय का, तो P02 जो है विलायक का आंशिक दाब, और ये PT मतलब कि टोटल दाब। तो ये अगर दाब घट कर आ रहा है तो मतलब ये प्रेशर में क्या है, चेंज है, प्रेशर में चेंज है। और ये P02 x1, अगर P02 को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। x1 क्या है, तो 1 जो दर्शा रहा है विलेय, 1 दर्शा रहा है विलेय, यानी ये जो है ना बाबू वो क्या है, विलेय के मोल प्रभाज है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक बहुत मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज बोलते हैं। और इधर जो है ना ये डेल्टा P या P02 ये क्या है, वाष्प में कमी ना आ रहा है, P02 में से P टोटल को घटाया गया, समझ रहे हैं ना। जैसे कि यहाँ पर ये P02 मतलब क्या, ये एक विलायक है ना बाबू, ये क्या है, विलायक है। विलायक में जल है, सब जगह से क्या है, वाष्प निकल रहा है सब जगह से, है ना। अब जैसे ही क्या किए, चीनी मिलाएं विलेय मिलाएं, मतलब कोई वाष्प बनने वाला नहीं है, बल्कि और ये जो विलयन में, टोटल विलयन में तो PT लिखेंगे टोटल प्रेशर, और यहाँ से जो जल था ना, चीनी यहाँ पर घेर चुका, यहाँ पर घेर चुका, तो यहाँ से वाष्प बनने वाला नहीं, यहाँ से वाष्प बनने वाला नहीं, यहाँ से नहीं बनने, यहाँ से जो बनेगा मतलब वाष्प कितना तो घट गया ना, पहले से घट चुका है। अब घट चुका है तो देख रहे हैं ना टोटल प्रेशर कम है, तभी तो इसको माइनस में लिखे हैं, और जो विलायक का द्रव्यमान है उसको प्लस में लिख रहे हैं। तो समझ रहे हैं कि क्या है, वाष्प में कमी आया है। तो वाष्प में वही तो कह रहा है, आपका कैमा नंबर क्वेश्चन था, कितना नंबर डिस्कशन कर रहे थे, 11 नंबर। तो 11 नंबर में क्या कहता है आपका, वाष्प दाब में अवनमन के बराबर। तो वाष्प दाब में क्या हुआ, ये कमी तो ही हुआ ना, वाष्प दाब में कमी ही हुआ, क्योंकि टोटल जो आपका विलयन है वो कम चुका है, टोटल विलयन माइनस में मतलब कम चुका है, प्रेशर कम चुका है, किसका, विलायक का ज़्यादा ही दे रहा है। क्यों कमा, चीनी की वजह से कम गया। अब कम गया तो विलायक का जो दाब है ना, वाष्प दाब, वो कम चुका है, तो विलायक के वाष्प दाब में अवनमन किसके बराबर है, तो विलेय के मोल प्रभाज, यानी कि यहाँ पर से एक रिलेशन आ गया कि वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक या अवनमन, डायरेक्ट बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिलेशन याद रखेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए कि वाष्प दाब का या तो अंतर पूछ ले, वाष्प दाब का अंतर पूछ ले, या वाष्प दाब का अवनमन। पहला ही अनुसंख्य गुणधर्म का क्या था, प्रकार था, अनुसंख्य गुणधर्म का पहला ही प्रकार में था वाष्प दाब का अवनमन। तो वो किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा मोल प्रभाज के तो बराबर होता है, लेकिन किसका, विलेय का कि विलायक का, तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है वाष्प दाब का अवनमन, मतलब कि प्रेशर में जो चेंज होता है, ठीक ना। ये कंसेप्ट को याद रखिए, कभी दीर्घोत्तरीय में सजाना हो तो सजा सकते हैं, कुछ नहीं सजाया गया, रॉल्ट लॉ को लिख के चीनी वाले को 0 कर दिया गया है, क्योंकि वो वाष्प ही नहीं बनाएगा, और इसी को x2 को 1 माइनस x1 में करके लिख दिया गया, वही रिलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक ना। तो इस तरीके से 11 का जो है ना बाबू, विलायक का मोल प्रभाज, देखिए A में लिखा है विलेय का मोल प्रभाज, और B में लिखा है विलायक का मोल प्रभाज, C में लिखा है घोलक, तो घोलक उलक तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, घोलक जो है क्या होता है, विलायक होता है ना।
तो विलायक का मोललता तो हमें लेना नहीं है, मोलैलिटी भी लेना नहीं है, तो हमें कन्फ्यूजन है तो ए और बी में। तो ध्यान रखिएगा कि विलेय का होता है, ठीक ना, विलेय का मतलब कि 11 का ए आंसर हो जाएगा, 11 का ए आंसर। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 12 में, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा कि 12 नंबर क्या कहता है। तो 12 नंबर कहता है ना बाबू कि समपराश्रयी विलयन में, तो समपराश्रयी क्या होता है? समपराश्रयी का मतलब है कि पाई 1 जो है पाई 2 के बराबर, मतलब कि जो परासरण दाब है वो बराबर होगा। सम मतलब बराबर, परासरण दाब का मतलब बराबर। तो पाई का जो वैल्यू होता है वो CRT होता है, तो CRT। अब कहिएगा सर आप जो है RT में क्यों नहीं 2 लगाएं, यहाँ पर 1 क्यों नहीं लगाएं? तो बाबू R जो होता है कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर भी यहाँ पर फिक्स ही रखो। तो टेम्परेचर फिक्स है, R फिक्स है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ये भी आता है कि जब समपरासरण दाब होता है तो उसमें क्या बराबर होता है। तो ऑब्जेक्टिव में ही ना पूछा क्या, C1 C2 यहाँ क्या बताता है? C1 C2 सांद्रता बताता है, सांद्रता। और मोलरता भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मोलर सांद्रता, मोललता एक बी में दिया है, तो मोललता तो होगा नहीं, और मोलर सांद्रता कह सकते हैं, नॉर्मलता कह सकते हैं, तो मोलर सांद्रता, मोलरता सांद्रता। तो आपका आंसर 12 का ए हो जाएगा। मोलर सांद्रता जो है वो क्या है, बराबर है ना। तो आपका आंसर 11 12 का ए, 12 का ए। 13 नंबर चलते हैं। तो विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म जो है कणों के प्रकृति पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही, 13 के कणों की प्रकृति मतलब कि बी आंसर। कणों के ना तो आकार पर ना तो प्रकृति पर, कणों की संख्या पर, ठीक ना। तो हमारा 13 का बी हो जाएगा, सॉरी 13 का डी के कणों की संख्या, सॉरी कणों की संख्या पर डी है ना, कणों की संख्या प्रकृति पर नहीं, कणों की संख्या बोल तो रहे हैं वही, लेकिन आंसर गलत बोल दिया है ना, कणों की संख्या पर डी। आगे बात करें 14 नंबर। 14 नंबर का अगर देखना चाहते हैं आप लोग तो 14 नंबर देखिएगा कि एक हम लोग का अनुसंख्य गुणधर्म आता क्या है। देखिएगा अनुसंख्य गुणधर्म डिस्कस करते हैं। अनुसंख्य लिखाता कैसे है जी? तो अनुसंख्य लिखाता है ऐसे, अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म में पहला आता है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा आता है क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा आता है क्वथनांक में उन्नयन, है ना, क्वथनांक में उन्नयन। और एक आता है थर्ड जो वो हिमांक में अवनमन आता है ना, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और एक आता है फोर्थ, वो आता है परासरण दाब, परासरण दाब। अगर बात करें परासरण दाब मतलब पाई CRT होता है। इसमें अगर बात करें वाष्प दाब में तो अभी बताए थे फॉर्मूला कि विलेय का द्रव्यमान और ये P0 होता है ना। आगे अगर बात करें तो इसका ये विलेय विलायक, विलायक के लिए था, है ना, विलायक के लिए। आगे अगर बात करें तो क्वथनांक के लिए क्या होता है, क्वथनांक के लिए डेल्टा TB बराबर KBM, है ना, ये होता है। या फिर इसका जो होता है शुद्ध का जो होता है वो कम होता है और जो है विलयन का जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है क्वथनांक। इसका बात करें तो TKF बराबर KFM, और ये जो होता है इसका जो होता है वो TF0 जो है ये ज़्यादा होता है और TF विलयन का कम होता है। तो यहाँ से आप अगर देखिएगा तो पहला ऑप्शन कहता है डेल्टा TF, डेल्टा TF जो है बाबू ये हिमांक के अवनमन को दर्शाता है, तो डेल्टा TF तो होगा अनुसंख्य गुणधर्म। आगे अगर पाई का बात करें तो पाई भी अनुसंख्य गुणधर्म होता है। हालांकि इतना फॉर्मूला आपको बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन हम डिस्कशन डिटेल में कर दिए हैं ना। पाई भी डेल्टा TB भी है, जो ये भी क्या है क्वथनांक का उन्नयन, ये भी है। KB जो है, KB जो है एक स्थिरांक है, KB बोल रहा है फोर्थ में, तो एक स्थिरांक है, मतलब क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक है, क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक है, जो कि हमारा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। तो 14 नंबर का क्या होगा, डी, 14 क्वेश्चन का डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर।
15 नंबर में देखिएगा तो क्या कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन में कि सबका देखिएगा सांद्रता सेम है, क्वथनांक पूछा है तो तोड़ दिए, तोड़ना है सीधे। तो ए ऑप्शन है NaOH, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये 1 में टूटा, ये भी 1 में टूटेगा, ये 1 है, मतलब I जो है 2/1, इधर 1 1 2 और पहले 1 2। बी ऑप्शन में देखिएगा तो बी ऑप्शन में Na2SO4, मतलब क्या 2Na प्लस SO4 है ना, 2Na प्लस SO4। I मतलब कि ये जो है 2 1 3 3 और पहले कितना है 1, 3 एकम 3 इक्वल टू 3। C जो है वो NH4 और क्या है NO3, इट मीन्स इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा NH4 NO3 में, मतलब 1 1 1 ये 1, मतलब I 2 1 1 2/1 मतलब 2। डी ऑप्शन KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट टूटेगा पोटेशियम प्लस नाइट्रेट, ये 1 1 और ये 1, I जो है उधर 2 हो जाएगा और बाई 1 में, तो सबसे ज़्यादा 3 है, I 3 है, तो सी आंसर हो जाएगा 15 का सी, है ना, सॉरी 15 का बी ना बोल रहे हैं, बी टिक लगाएं और सी बोल रहे हैं, तो 15 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 15 का बी। 16 का देखिएगा तो 16 का क्वेश्चन में बोला 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 मोलारिटी घोल के प्रासरण दाब सबसे अधिक होगा। प्रासरण दाब पूछे, क्वथनांक का उन्नयन, जो भी पूछे सब में मोलारिटी दिया हुआ है, ग्लूकोज यूरिया टूटेगा नहीं, और यहाँ पर हम लोग तोड़ देते हैं, चलिए मिटा कर ही बनाते हैं। तो मिटा कर बनाते हैं तो सी को बनाते हैं ना बाबू, तो कैल्शियम क्लोराइड, यूरिया को बोल दिए नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, है ना, तो सी बचा और डी बचा, तो ये कैल्शियम और क्लोराइड, तो 2 क्लोरीन 1 कैल्शियम, आई जो है 2 1 3 हो जाएगा, और डी में आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि पोटेशियम है, क्लोराइड है, 1 1 1 मतलब 2 और बटा 1 मतलब 2, सबसे ज़्यादा सी का होगा, तो सी आंसर हो जाएगा इसका 16 का सी। आगे बढ़ते हैं तो 17 का पूछा है हिमांक, हाँ 17 पूछा है, 18 है, 18 है और 19 20, हाँ 21 22 23 24 25 26, चलिए देखते हैं एक एक करके, और क्या जितना टाइम लगे, अब कर रहे हैं क्वेश्चन तो सॉल्व तो करेंगे ना। देखिए 17 का क्वेश्चन का क्या कहना है कि हिमांक में अवनमन अनुभार के इस प्रकार किस प्रकार संबंधित होते हैं ना, तो सब में ये मोलैरिटी से बता दिया है ना, हिमांक में अवनमन मोलैरिटी का संबंध बोला है निकालने। तो हिमांक में अवनमन के लिए हम लोग जानते हैं कि हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर होता है KF और M होता है, हिमांक में अवनमन यही होता है, डेल्टा TF जो है वो KF, और ये मोलैलिटी जो होता है ना बाबू, वो क्या होता है, तो विलेय के मोल की संख्या, विलेय की मोल की संख्या मतलब विलेय की मोल की संख्या और बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक को WT से लिखते हैं, अगर ये क्या हो ग्राम में हो, या फिर चलिए केजी में रखते हैं, अगर R आगे बढ़े तो डेल्टा TF KF, अब क्या है विलेय के मोल की संख्या को W1 और नीचे M1 मोलर द्रव्यमान लिख दें, और ये W2 को W2, और अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 आ जाएगा। अब अगर और आगे बढ़े तो ये क्या है ना कि ये बोला है कि अनुभार से किस प्रकार संबंधित होगा, ये है ना इधर जो कैपिटल M दिया हुआ है ना आपको, वो स्मॉल m होगा, है ना, यहाँ पर कैपिटल M तो कहीं से आया नहीं है, मोलरता का तो कहीं से नामो निशान नहीं है ना, तो ये आएगा तो स्मॉल m आएगा, मोलर द्रव्यमान ही आएगा, है ना, मोलर द्रव्यमान आएगा, ये m जो लिखा है ना बाबू ऑप्शन में जो है 17 का m वो मोलर द्रव्यमान है, यानी वो M1 जो हम लिखे हैं M1 लिखे हैं वही वो कैपिटल M लिख दिया। तो M1 अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा KF W1 इंटू 1000 और ये W2 और डेल्टा TF नीचे आ जाएगा, यही ना आ जाएगा, जब M1 को इधर लाएंगे तो डेल्टा TF को उधर भेजा, M1 को इधर लेकर आए, है ना। तो देखिएगा M KF इंटू 1000 और विलेय का भार, ये क्या है विलेय का भार, आप बी में मैच कराइएगा तो बी कहता है, बी में कह रहा है क्या m बराबर देखिएगा तो KF इंटू 1000, बी का अंति लिख रहे हैं, बी ऑप्शन लिख रहे हैं ना 1000 और इंटू विलेय का भार, विलेय का भार
और टी एफ इंटू विलायक का भार, तो विलायक का भार। तो आप मैच कराइए तो देखिएगा क्या कि विलायक का भार है डेल्टा टी एफ है, और क्या है विलेय का भार के एफ 1000 मतलब बी आंसर मैच कर रहा है ना। तो एम जो आपका वो दर्शा रहा था मोलर द्रव्यमान था, तो यहाँ से हमारा 17 का बी आंसर हो जाएगा। बस यही हम आपको बोले थे ना कि एम को मोललता को तोड़िएगा तो बन जाएगा। चलिए आगे अगर देखें तो 18 क्वेश्चन में कहता क्या है कि आप क्या निकालिए, इस घोल का सांद्रण निकालिए। सांद्रण निकालने का मतलब सांद्रता मोलरता निकालना है। 18 नंबर कह रहा है एम मोलरता निकालने के लिए। तो एम का जो फॉर्मूला होगा वो विलेय के मोल की संख्या बटा विलयन का लीटर में। तो विलेय के मोल की संख्या क्या हो जाता है W1 मतलब कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, और अगर विलयन का ml में ले लें, ये ml में हो जाए तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000। अब अगर देखें तो सबका कितना कितना वैल्यू दिया हुआ है 300 केल्विन। अच्छा ये ऐसे नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा पता है, ये ऐसे निकलेगा कि एक घोल जिसका प्रासरण दाब जो है 300 केल्विन पर, ये ऐसे नहीं, इस फॉर्मूला पर शूट नहीं कर पाएगा क्योंकि W1 का भी पता नहीं, M1 का भी पता नहीं, V का भी पता नहीं। फॉर्मूला गलत नहीं, हम ये नहीं बोल रहे फॉर्मूला गलत है। निकालने के लिए हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा पाई बराबर CRT। C भी क्या होता है मोलरता ही होता है, सांद्रता ही होता है ना। तो हमें C निकालना है, तो C निकालने का मतलब RT बाई पाई हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखिएगा तो टेम्परेचर आपको दे चुका है 300 केल्विन, R जो होता है 0.0821 होता है, और पाई का वैल्यू जो है ना 0.0821 दे चुका है। प्रासरण दाब भी देखिएगा 0.0821 दिया है, कट जाएगा और क्या आ जाएगा 300 केल्विन। इसमें कहाँ दे दिया 18 नंबर में दे दिया है एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0, हालांकि हमें ऐसा लगता है, क्या लगता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम लोग सही लिए हैं पहले नंबर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को 00821 अगर लेते हैं तो भी कुछ सब चीज़ ठीक था। यहाँ पर थोड़ा सा C को इधर ला रहे हैं ना, तो यहाँ से पाई ऊपर रहेगा ना, पाई ऊपर और RT नीचे रहेगा। तो पाई का जो वैल्यू दिया है आपका 18 नंबर में दिया है 0.0821। R का वैल्यू होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का 0.0821 इंटू T का जो वैल्यू है 300 केल्विन। तो ये कटेगा 1/300 मतलब कि 3 या 9 0.003 दे देगा, मतलब कि आपका 18 का डी आंसर होगा, 18 का डी आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में, 18 के बाद 19। तो 19 में क्या कह रहा है दो द्रव्यों से बना। तो दो द्रव से बना क्या है, एक आइसोट्रॉपिक घोल क्वथनांक दोनों द्रव्यमान से कम हो, तो कम वाला क्या कहलाता था, निम्न वाला कहलाता था धनात्मक। तो निम्न वाला धनात्मक कहलाता था, निम्न स्थिर क्वाथीय मिश्रण जो कहलाता था वो धनात्मक, और उच्च जो होता था ऋणात्मक होता था। तो यहाँ 19 का ए हो जाएगा, 19 का ए आंसर। कम बोल रहा है तो 19 का ए हो जाएगा। 20 का बोलते हैं आंसर क्या होगा, तो 20 में आइएगा। 20 का आंसर कहते हैं क्या कि 5% केन शुगर का यहाँ पर पहले क्या करना है 342 अनुभार दिया है, यानी कि मोलर द्रव्यमान का दिया है, मोलर द्रव्यमान 342 और 5% मतलब कि विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम, और 100% मतलब कि विलयन, अगर 100 ml बात कर लेते हैं तो विलयन का आयतन जो है 100 ml हो जाएगा, क्योंकि 5% अगर वेट बाई वेट का बात करते हैं, 5% अगर वेट बाई वेट हो तो इसका मतलब होता है कि विलेय का द्रव्यमान जो है आपका कितना है 5 ग्राम है, और विलयन जो है वो 100 ग्राम है। ऐसे ही ना बताए थे
तो उसी तरीके से यहाँ 5% वेट बाय वॉल्यूम हो, मतलब विलेय का जो द्रव्यमान है 5 ग्राम है और जो विलयन जो है वो कितना है 100 ml है। अगर वॉल्यूम का बात करेगा तो ml 100 ml ले लेंगे और वेट का बात करेगा तो 100 ग्राम ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या ज़रूरत पड़ने वाला है, वो ml का ज़रूरत पड़ने वाला है। 5% केन शुगर, वो आप क्वेश्चन में आगे सॉल्व कीजिएगा, पता चल जाएगा कि 100 ml क्यों लिए, 100 ग्राम क्यों नहीं लिए। देखिएगा आगे एक पार्ट और है, 1% बोल रहा है, 1% M2 कोई तत्व है ना, उस तत्व का ही हमें अनुभार निकालना है। इसका अनुभार M2 का अनुभार निकालना है, दिया हुआ नहीं है। तो 1% में हम इसका अगर देख ले तो इसका अनुभार क्या है। अब यहाँ विलय विलायक मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ विलय विलायक नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर 2 पार्ट है इसका। तो देखिएगा 1 ग्राम, और यहाँ पर अगर बात करें क्या इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2, तो इसका भी 100 ml, क्योंकि ये भी परसेंटेज में तो 100 ml हो जाएगा। परासरण दाब पाई1 पाई2 होता है ना, तो पाई1 का C1 R1 P1, R तो R ही होगा ना, C1 और T1, और इधर से चलते हैं तो इसमें हो जाएगा C1 R T, सॉरी इसको T रखो, T काटो चुपचाप, और यहाँ पे C1 जो है सांद्रता है, और सांद्रता जो होता है उसका फॉर्मूला का मतलब मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विलेय के मोल्स की संख्या, विलेय की मोल की संख्या बटा द्रव्य लीटर में। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा N2 बाई V1 V2। अब यहाँ से N1 जो है वो क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान विलेय का, और M1 मोलर द्रव्यमान, और इंटू V1 तो है ही है, इंटू 1000 ml में तो खुद ही है तो 1000 चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। N2 जो है वो क्या है W2, और M2 मोलर द्रव्यमान इंटू V2 और इंटू 1000। यहाँ से पुट करो वैल्यू, तो यहाँ से आगे आते हैं तो वैल्यू यहाँ W1 का कितना है, W1 5 ग्राम, और नीचे जो है M1 342 पहला वाले पार्ट का, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इंटू 100 और इंटू 1000 इक्वल W2 कितना है, W2 जो है 1 ग्राम है, और इंटू 1000 तो होगा ही, और नीचे जो है वो कितना है 100 ml इधर आ जाएगा, और ये M2 का मोलर द्रव्यमान ही तो निकालना है। ये 1000 गया, और 100 से 100 गया, और 5 M2 को इधर ले आओ, M2 इधर आ जाएगा, तो 342 उधर जाएगा, और बाई 5, तो 5 6 30, और 5 8 40, और 520, तो 68.4, मतलब कि लगभग जो आंसर जो है सी है, यानी कि 20 का सी आंसर हो जाएगा, 20 का सी। 21 का बात करें तो अवाष्पशील अवनमन मोल अंश के बराबर होता है या समानुपाती होता है। अभी ना बताए थे कि मोल अंश x1 जो है डेल्टा P जो है वो P0 के बराबर होगा। ये जो मोल अंश विलेय के मोल अंश जो है वो वाष्पदाब के अवनमन के बराबर होता है। तो किस नियम से, तो रॉल्ट के नियम से, मतलब 21 का सी रॉल्ट के नियम से। समपरासरणी विलयन में 22 का जो हो जाएगा मोलर सांद्रता, समपरासरणी विलयन। आइसोटोनिक अगर आप बात करेंगे कि सर ये इक्वल कैसे आया, तो ये आइसोटोनिक मतलब समपरासरणी होता है, आइसोटोनिक मतलब समपरासरणी होता है। और ये 22 में आपका पूछा भी है, समपरासरणी विलयन में बराबर क्या होता है, तो सांद्रता बराबर होता है। सांद्रता देख रहे हैं ना, सांद्रता बराबर है, तो ए आंसर हो जाएगा 22 का। और 23 में कौन सा आदर्श घोल का उदाहरण है, तो एन हेप्टेन एन हेक्सेन मतलब ए, 23 का ए। 24 का अगर देखिएगा तो 24 का देखिए, 24 का क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम नाइट्रेट NO3 2, कैल्शियम नाइट्रेट में Ca और NO3 में टूटेगा तो ये 2 है, ये 1 है, तो I जो है 213 बटा इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, मतलब 24 का C आ जाएगा। 25 का अगर देखेंगे तो 25 का आता है 20% वेट बाई वेट बोल चुका है NaOH का। तो NaOH पहले देख लीजिए, इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 17, तो 17 और 23 प्लस 17, 7 3 10, 1 हासिल 2 1 3 4, मतलब कि मोलर द्रव्यमान विलेय का जो है 40 है,
दिया गया द्रव्यमान 20 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ से बात करें तो विलयन का द्रव्यमान जो है, और विलयन का द्रव्यमान जो है वो कितना हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान 100 लेना पड़ेगा, 100 ग्राम। और इस 100 ग्राम में से क्या है, अगर विलायक का हमें चाहिए, हालांकि विलायक का चाहिए कि नहीं चाहिए, मोललता बोला है तो विलायक चाहिए, तो विलायक का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, विलयन के द्रव्यमान में से क्या करेंगे, विलयन के द्रव्यमान से विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे, तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 ग्राम। अब यहाँ से हम मोललता अगर निकालने का प्रयास करें तो मोललता बराबर हो जाएगा W1, मतलब क्या कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। ये ना फॉर्मूला होता है, बार बार बोले थे डिस्कशन नहीं करेंगे डिटेल में। तो आगे जो है वो क्या हो जाएगा, W1 क्या है, तो W1 20 है और M1 40 है और W2 कितना है, W2 80 है और इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 0 का 0 कटा, 0 का 0 कटा और 4 पचे 20 यानी कि 50/8, तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40 और 8 पचे 40, 8 छः 48 काट देते हैं, 8 छः 48 यानी कि 6.25, मतलब कि लगभग जो है बी का आंसर आ जाएगा, 25 का बी, 25 का बी। और 26 का आप देख लीजिए, HCl और H2 स्थिर पदार्थीय मिश्रण जो होता है ना आपका बाबू, वो 26 का डी आंसर होगा, 20.2%, 20.2% HCl हो जाएगा। अब आते हैं लघुतरीय प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं तो आते हैं क्या लघुतरीय प्रश्न में। तो लघुतरीय प्रश्न में क्या कहता है ना कि आप प्रासरण दाब के क्रम में सजाएं, तो उसी तरीके से ये 0.m जो है सांद्रता दिया हुआ है। लघुतरीय प्रश्न, लघुतरीय प्रश्न, लघुतरीय प्रश्न में क्या है कि पहला क्वेश्चन कहता है यूरिया, यूरिया टूटने वाला नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा ऑप्शन है जो ये पहला, ये दूसरा NaCl, NaCl जो है Na टूटेगा, Cl टूटेगा, तो ये हो जाएगा क्या 2/1 मतलब 2। तीसरा जो है Na3PO4, Na3PO4, तो ये Na और प्लस PO4 मतलब कि 1 और ये 3 मतलब कि 3 1 4, ज़्यादा नहीं तोड़ चुके हैं ना, ठीक तो तोड़े हैं, 4/1 मतलब 4। चौथा का जो है Na2SO4, Na2SO4 अकेला मतलब I 2 1 3/1 मतलब 3। सबसे ज़्यादा 4 मतलब तीसरा का ज़्यादा प्रासरण दाब होगा, फिर किसका होगा, चौथा का 3 है, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद पहला होगा। ये क्रम है। रॉल्ट का नियम क्या होता है, तो रॉल्ट का जो नियम होता है बाबू, उसको जो है उसका व्याख्या का बात करें तो जो है वो मोल अंश जो होता है यानी मोल प्रभाव जो होता है वो जो होता है उसका समानुपाती होता है आंशिक दाब। यानी कि रॉल्ट का नियम का व्याख्या जो किया गया है वो द्रव के लिए व्याख्या, द्रव मिश्रण के लिए व्याख्या किया गया, और उसमें जो होता है आंशिक दाब जो होता है मोल अंश के समानुपाती होता है। और लैंग्वेज लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक हम कांस्टेंट लगा देते हैं, सॉरी कांस्टेंट नहीं, P01 अगर ये विलेय का बात कर रहा है तो विलेय वाला लगाएंगे, और विलायक का बात करें तो विलायक और मोलेंस लिख देंगे, ठीक ना, और यहाँ पर P1 लगा देंगे। ये चीज़ें होती है। और किसी घोल की मोलरता के अंतर बात करें तो मोलरता जो होती है वो विलेय के मोल की संख्या जो है वो विलयन का आयतन में रहते हैं, और मोलरता जो रहते हैं विलेय के मोल की संख्या विलायक के द्रव्यमान में। मोलरता का मोल बाय लीटर होता है ऐसा यूनिट, और मोलरता का मोल बाय केजी होता है। और अगर बात करें तो मोलरता जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मोलरता टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये कुछ जो है इसका अंतर हो गया। वाष्प दाब के दीर्घोत्तरीय में देखेगा तो वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसके रॉल्ट के नियम दे, तो वाष्प दाब का अवनमन मतलब कि वहाँ जब हम विलायक में क्या करते हैं अवाष्पशील ठोस मिला देते हैं तो विलायक का विलयन जो है उसका वाष्प कम हो जाता है, वाष्प कमेगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो इसे ही क्या कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। इसका रॉल्ट का नियम क्या होता है, तो रॉल्ट का नियम जो आप लोग को बार बार नहीं बता रहे थे कि P1 प्लस P2 और P01 x1 P02 x2, और ये बोल रहे थे 0, फिर यहाँ से एक फार्मूला निकाल कर आ रहे थे डेल्टा P/P0 और x1 मोल प्रभाज के बराबर। तो ये फार्मूला थोड़ा सा ऐसे करके लिख देना है, दीर्घोत्तरीय नंबर मिल जाएगा 5 नंबर। ये फार्मूला एक बड़ा सा यहाँ तक सिद्ध करके लिख रहे थे ना,
तो उसको लिख देना है, आपका नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से हम सीटी जो केमिस्ट्री टेस्ट 1 है उसको डिस्कशन किए, सीटी टेस्ट 2 को कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय बाय। आप लोग कोशिश करते रहिए और सीखते रहिए।